हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने द रेड फैट यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका एसएसटी फैकल्टी गोविंद कुमार। और आज की इस वीडियो में हम सेल्स के सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म को एकदम कंप्लीटली डिटेल देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर को। तो फेडरलिज्म की अगर बात करें तो फेडरलिज्म होता क्या है, तो सिंपली अगर हम समझाएं तो इसका यही सामान्य अर्थ होता है कि सरकार का जो पावर होता है, गवर्नमेंट की जो पावर जो हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसी को फेडरल गवर्नमेंट कहेंगे। मोस्ट ऑफ द कंट्री जो गवर्नमेंट की पावर होती है दो लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सबसे इसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते क्या है, मतलब सरकार कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये होते हैं आपके दो प्रकार के, ठीक है। एक होता है आपका पार्लियामेंट्री और दूसरा होता है आपका प्रेसिडेंशियल, ठीक है। एक होता है पार्लियामेंट्री, दूसरा प्रेसिडेंशियल। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आपका फेडरलिज्म है एक तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें आपके कंट्री का हेड होता है और दूसरा होता है आपका स्टेट का हेड। तो हमारे कंट्री के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट के हेड की बात करें तो ये होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल पावर होता है। वहीं अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, ऐसा कंट्री जिसमें प्रधानमंत्री का कोई डिजिग्नेशन होता नहीं है, ठीक है, सिर्फ प्रेसिडेंट ही है जो होल कंट्री को लीड करता है, इसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। हालांकि हम पार्लियामेंट्री को फेडरलिज्म भी कह सकते हैं, और वहीं अगर हम प्रेसिडेंशियल की बात करें तो इसे हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। बेसिकली इसका अब मतलब समझ जाइए कि फेडरलिज्म मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पावर एट डिफरेंट अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, अदर इट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आइए इसे हम इजी वे में समझते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर को सुनने से पहले आपको पावर शेयरिंग जो पहला चैप्टर था सिविक्स, उससे समझना पड़ेगा। तो पावर शेयरिंग में क्या था कि सरकार के पावर को अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी था, जहाँ पे बेल्जियम में डच एंड फ्रांस स्पीकिंग पीपल्स रहा करते थे। डच की बात करें तो ये ऑलमोस्ट आपके थे 59%। वहीं अगर हमें फ्रांस की बात करें तो 40% पीपल थे और 1% जर्मनी थे। मेजोरिटी ऑफ पीपल्स ऑल ओवर बेल्जियम्स में आपके डच स्पीकिंग थे। वहीं अगर हम इसके कैपिटल ब्रुसेल्स की बात करें तो यहाँ पे डच माइनॉरिटी में थे, सिर्फ 20% डच स्पीकिंग है। वहीं अगर फ्रांस की बात करें तो 80%। तो इस चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था स्पोकन लैंग्वेज को लेकर कि जो इस भाषा बोलने वाले मेजोरिटी में रहेंगे तो उनकी सरकार बननी चाहिए। तो हालांकि शुरुआत में बहुत डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए, लेकिन आगे चलकर जब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया तो वहाँ पे सभी कम्युनिटी के लोगों को इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स को अपॉइंट किया गया, जिसके कारण वहाँ पे कोई भी इंटरनल वॉर जिसे हम सिविल वॉर कहते हैं वो सब देखने को नहीं मिला। वहीं अगर हम श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पे सिन्हाला एंड तमिल पीपल्स रहा करते थे। सिन्हाला 82%, तमिल जो थे 18% थे। 18 में भी 13 और 5% हुआ करते। 13% जो इंडियन, सॉरी, 13% जो वहाँ के श्रीलंकन तमिल थे और 5% इंडियन तमिल थे, ठीक है। तो जब 1956 में वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया तो पूरा 100% जो लीडर्स अपॉइंट किए गए गवर्नमेंट के पार्ट में वो सिर्फ सिन्हालास थे, और तमिल लोगों को बिल्कुल एक भी मेंबर्स को अपॉइंट नहीं किया गया। तो वो लोग अपने आप को एलिनेटेड फील कर रहे थे, मतलब उस देश के सिटीजन तो थे लेकिन उनका बर्ताव कुछ अलग ही था, जिसके कारण आगे चलकर बहुत ज़्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट्स हुए, जिसमें सिविल वॉर बेस्ट एग्जांपल है जो 1980 से लेकर 2009 तक चला था। 1980s में ये तमिल लोग एक पार्टी बनाए थे तमिल स्टेट्स, जिसमें इन्होंने रिवॉल्ट किया था सिन्हाला के अगेंस्ट में, और आगे चलकर सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था। तो ये कहानी हमने देखा था बेल्जियम और श्रीलंका को, कि जहाँ पे बेल्जियम के लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट किए तो वो शांति से रह पाए। फिर हम श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, जिसके कारण इंटरनल वॉर, डिस्प्यूट, ब्लड सेड, बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले। So basically what is the federalism? So federalism is a system of government in which the power is divided into a central authority and various constituent units of the country. तो देश का अलग अलग यूनिट, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से जो संवैधानिक डिपार्टमेंट है उसके, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर आपके यूनियन टेरेटरी हो, ठीक है, या फिर सेंट्रल लेवल हो, इन सबको अलग अलग पावर को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसी को फेडरलिज्म कहते हैं। तो फेडरलिज्म इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे कंट्री का हेड और स्टेट का हेड अलग अलग लेवल पर बांटा जाता है। तो उसी चीज को बताया गया है
आगे देखते हैं कि फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो मोस्ट ऑफ द कंट्री में दो लेवल होते हैं, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन हमारा कंट्री बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, जिसके कारण से थ्री लेवल्स, थ्री टायर या थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज अ लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोनों गवर्नमेंट से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है कि द गवर्नमेंट इंटायर कंट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंटायर कंट्री यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स जो कि नेशनल इंटरेस्ट में है, चाहे डिफेंस हो, बैंकिंग सिस्टम्स हो, ये सब चीज जो देश हित के लिए होता है, डिपार्टमेंट बनाया जाता है। वहीं अगर हम कुछ ऐसे डिपार्टमेंट को देखें जो स्टेट लेवल से रिलेटेड बिलोंग, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हुआ, ठीक है, ये सब डिपार्टमेंट को हम कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? सो दिस बोथ लेवल एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर अदर्स। दोनों की जो पावर होती है इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, दीज आर दी फैक्ट्स रिगार्डिंग द सेंट्रल और स्टेट। अब आगे जो मैप दिया गया है, इसमें आपको ये रिप्रेजेंट किया गया, जितने भी व्हाइट कलर के कंट्री है, ये सभी आपके फेडरलिज्म थ्योरी को फॉलो करते हैं। मतलब इन सभी देशों में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करें, फेडरल सिस्टम टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल में दो लेवल है, उससे ज्यादा हो सकता है, जिसके इंडिया में दो से ज्यादा है, लोकल, स्टेट और सेंट्रल। वही अगर हम यूनिटरी की बात करें, जहां पे पूरे देश में एक ही पर्सन का शासन है, जैसे प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो वही दिया हुआ है कि ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स और सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। वहीं अगर हमें सेकंड डिफरेंस की बात करें, तो स्टेट गवर्नमेंट हैड इट्स ऑन पावर व्हिच नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल। मतलब है स्टेट जो गवर्नमेंट होता है, ये आंसरेबल नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और इसी का वाइस वर्सा सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी लागू होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। नेशनल लेवल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर। तो यूनिटरी जो होता है, ये पूरे देश को रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब प्रेसिडेंट क्या सही करा गलत करा है, तो इस ये आंसरेबल होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है इंटायर कंट्री को। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। मतलब राज्य सरकार कभी भी केंद्र सरकार को ऑर्डर नहीं दे सकता कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास इन ऑर्डर टू द लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये पास कर सकता है लोकल गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। वहीं अगर हम फेडरल की बात करें, तो गवर्नमेंट एट एनी लेवल आर आंसरेबल टू द पीपल। किस कोई भी लेवल, चाहे लोकल हो, स्टेट हो या सेंट्रल हो, ये हर कोई आंसरेबल जनता के लिए होता है। वहीं अगर हम गवर्नमेंट एट एनी लेवल आर नॉट आंसरेबल टू दी पीपल। एग्जाम्पल इंडिया, यूएसए, ये फेडरलिज्म को फॉलो करता है। और अगर हम श्रीलंका, चाइना की बात करें, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चाइना में एक ही पार्टी है जिसका नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अगर किसी भी पार्टी को किसी भी पर्सन को लीडर बनना है, तो उसे एक ही पार्टी बिलोंग करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो इसकी विशेषता क्या है फेडरलिज्म का? सबसे पहला चीज, देर आर टू और मोर लेवल और टायर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक ना, इसके दो या दो से ज्यादा होता है। एक होता है जैसे केंद्र सरकार सारे सबसे सर्वोपरि, सबसे सुपीरियर माना जाता है इस पावर के गवर्नमेंट का। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, देन होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसे हम इजिएस्ट वे में समझते हैं। अब जुरिडिक्शंस की बात करें, so the area over which someone has the legal authority, the area may be defined in terms of geographical boundaries and in terms of certain kind of subjects. तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट हुआ, जो सिर्फ बिहार के जनता के एरिया है, मतलब जितना भी बिहार का एरिया है, वहाँ की जनता को ही ये जजमेंट या केस के लिए काम कर सकता है, यूपी के सिटीजन्स के लिए नहीं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट गो ऑन द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैड इज ओन जुरिडिक्शन। तो हर राज्य का अपना खुद का जुरिडिक्शन होता है इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, कि कैसे नियम कानून बनाना है, कैसे टैक्स लगाना है और कैसे उसे इम्प्लीमेंट कराना है या जजमेंट देना है। तो the jurisdictions of each levels are specified in the constitutions. The existence and authority of each tier is constitutionally guaranteed. On the other hand, the fundamental provisions of the constitutions cannot be unilaterally changed by one level of government. तो वही बताया गया है कि कोई एक अगर गवर्नमेंट सोचेगा कि हम बदल रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट बोथ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसे अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा। जैसे अगर लोकल गवर्नमेंट अगर सोचेगा कि हम कुछ ऐसा नया नियम लागू करें, तो स्टेट गवर्नमेंट्स या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। अदरवाइज वो ऐसा कुछ भी नया काम या नया नियम कानून लागू नहीं कर सकता।
सो कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो कोर्ट के पास ये पावर होता है कि अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में दखल अंदाज करे या स्टेट गवर्नमेंट्स के, तो कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा उसमें भी इंटरप्रेट कर सकता है या अलग अलग गवर्नमेंट के डिसीजंस में भी। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर। जैसे क्रिकेट के मैच में एक एम्पायर होता है कि उनके आउट है या नहीं बैट्समैन या बॉलर, फेवरेबल बॉल फेंका या नहीं, इन सभी चीज का डिसीजन जैसे एम्पायर करता है, वैसे ही हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट होती है इसमें एम्पायर का काम कोर्ट करता है, ठीक है। जुडिशरी बॉडी होता है, इससे भी डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स को मॉनिटर करता है कि कौन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। वहीं अगर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इज इंश्योर, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स आर क्लियरली स्पेसिफाइड। तो ये लोग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होता है, मतलब वो एक दूसरे को लोग टैक्स या ये सब चीज नहीं कर सकते। इस इनकी रिवेन्यू होती है हर राज्य की अलग अलग डिपेंडेंट होती है। सो ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स, जैसे देखिए एक केंद्र सरकार है, ये देश का बजट पास करता है, वहीं अगर हम राज्य सरकार करें तो वो भी बजट पास करते हैं, तो दोनों की अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। ड्यूअल सब्जेक्टिव की बात करें टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, ऑन द अदर हैंड टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। तो रीजनल डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। एन आइडियल फेडरल सिस्टम, तो आइडियल फेडरल सिस्टम्स की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है म्यूचुअल ट्रस्ट और दूसरा होता है एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, ठीक ना। एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक होता है लिविंग टुगेदर फेडरेशन। तो गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो अलग अलग जो डिफरेंट लेवल्स है तो एग्री होंगे कि कैसे पावर को शेयर किया जाए, ठीक है। जैसे कि अगर हमें गांव का छोटा छोटा कोई भी मसला का डिस्प्यूट्स हुआ तो वो डायरेक्ट है सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार के पास नहीं जाएंगे, उनके लिए इसलिए लोकल गवर्नमेंट बनाया गया है कि लोग करें। लेकिन इसमें भी अगर कुछ चेंजेस लाना है तो एक दूसरे में आपस में उन्हें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट्स ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। तो लोग आपस में ट्रस्ट होना चाहिए कि कैसे कोई भी डिसीजंस को एग्रीमेंट करके काम किया जाए। टाइप्स ऑफ फेडरेशन, तो टाइप्स ऑफ फेडरेशन यही होता है कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। तो सबसे पहले देखिए द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। तो पावर का बैलेंस तब बन पाएगा जब लोग गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में लोग कोऑर्डिनेट कर पाए। So exact balance of power between the central and state government varies from one federation to another. So this balance depends mainly on the historical context in which the federation was formed. ये डिपेंड कर देगा उसके ऐतिहासिक जो भी कॉन्स्टिट्यूशन या हर चीज में जो मेंशन किया गया उस रूल्स रेगुलेशंस के बेसिस पर। थर्ड वन, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। दो बेसिस पे होता है कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। अब ये दोनों है क्या इसको समझते हैं। तो कमिंग टुगेदर क्या होता है फेडरेशन, कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर एंड देयर आउट टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। तो छोटे छोटे स्टेट्स मिलकर जब बड़ा यूनिट बनते हैं इसको कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। इंडिया इसका बेस्ट एग्जांपल है जहाँ पे अलग अलग स्टेट्स मिलकर एक पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करें तो लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। लार्ज कंट्री डिसाइड्स करता है कि किस प्रकार पावर जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वहीं हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करें सेकंड पॉइंट, तो ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर। ऐसा नहीं कि कोई स्टेट्स को ज्यादा पावर दे दिया या कोई किसी को कम, सभी को इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऑन द अदर हैंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करें तो इसमें द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विद वाइस वर्सा द स्टेट्स। तो मतलब इसमें जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर सबसे ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट के। द मेन एम ऑफ द फेडरेशन इज टू पुल देयर सोवेरेनिटी एंड मेंटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटी टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि देश की अखंडता, प्रभुत्ता इन सभी को बना के रखे, ठीक है, जिसमें देश और राष्ट्र के बारे में बात हो। On the other hand, holding together federations की बात करें, in this type of federation there is an absence of pooling sovereignty and maintaining identity। ये सब चीज इसमें नहीं होता। ये होल्डिंग टुगेदर का बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो इंडिया बेल्जियम हुआ, जहाँ पे लोग
सभी पावर को अलग अलग डिफरेंट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करके रह पा रहे हैं। लेकिन अगर हम यूएसए ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये है कमन टुगेदर फेडरेशन। अगर आप अमेरिका का झंडा देखिएगा तो उसमें आपको 50 स्टार देखने को मिलेंगे, वो 50 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वन, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो इंडिया को ऐसा कौन सा चीज है जो फेडरल कंट्री बनाता है। So India had emerged as an independent nations after a painful and bloody partitions. तो इंडिया जब पाकिस्तान के साथ 1947 में पार्टीशंस होता है लॉर्ड माउंटबेटन के मॉनिटरिंग में, तो उस समय ये इमर्ज होता है कि इंडिपेंडेंट नेशंस। सो सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ कंट्री। तो उस समय इंडिया में दो प्रकार के स्टेट्स हुआ करते थे, एक प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे और एक होते थे प्रोविंस स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट्स बेसिकली किंग और रूलर्स के द्वारा लीड किया जाता था। वही प्रोविंशियल स्टेट्स की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लीड किया जाता था। तो जब आजाद किया गया देश को तो प्रिंसली स्टेट्स कंफ्यूज थे कि वो इंडिया में रहे पाकिस्तान में। इनको यूनाइट करने का काम है सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। इसलिए उन्हीं के नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में बना है, जो कि लार्जेस्ट स्टोन्स का कार्व्ड स्टैचू है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत का संविधान है ये डिक्लेयर किया है कि इंडिया जो है बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का संघ है। वर्ड फेडरेशन नॉट यूज बट द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। तो इसमें भारत का जो संविधान है इसमें फेडरेशन तो यूज नहीं किया गया, लेकिन ये बेस्ड होता है फेडरलिज्म की थ्योरी पर। ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो आप वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर से क्या समझते हैं। तो वर्टिकल डिवीजन का पावर होता है कि जहां पे गवर्नमेंट की पावर डिफरेंट डिफरेंट होती है, मतलब कि लोकल गवर्नमेंट की पावर कम होती है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर उससे ज्यादा और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर सबसे हाई होती है। ये है वर्टिकल पावर शेयरिंग और हम कह सकते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। So when power is shared among government at different level, that is the union, that means central जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट जिसे राज्य सरकार, एंड द म्यूनिसिपालिटी एंड पंचायत एट द लोअर जिसे हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो दिस डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। जैसे हम गांव के मुखिया मुख्यमंत्री के बराबर इसका पावर नहीं है, इसी को हम कह सकते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग या वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। नेक्स्ट वन, तो इसे आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पावर होते हैं सेंट्रल, स्टेट, फिर म्यूनिसिपालिटी, ग्राम पंचायत, लाइक दिस। If we consider the features of federalism, study above all of them applies to our country। अगर इन सब चीज को देखा जाए तो इनिशियली देयर वाज टू टायर सिस्टम, दो थे, बट लेटर अ थर्ड टायर वाज एडेड पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, दैट्स व्हाई यहाँ पे थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट के नीड पड़ा। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि सबसे पहला ऐसा कौन सा स्टेट था जहां पर लोकल गवर्नमेंट को अप्लाई किया गया था, और कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो लोकल गवर्नमेंट की जिक्र करता है या उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। So different tier enjoy separate jurisdictions. The constitution also clearly lays down threefold distribution of legislative power. Next one is the state list की बात करें कि इसे किसे डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट में बांटा गया है। ठीक है। तो इसे तीन भागों में बेसिकली डिफाइन किया गया है, यूनियन, स्टेट एंड कंट्री लिस्ट। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसे कितने भागों में बांटा गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंक्रीट लिस्ट। ठीक है। सो यूनियन लिस्ट क्या होता है, जो कि केंद्र सरकार इसे लीड करता है, चाहे यूनियन टेरिटरी हो या फिर नेशनल इंटरेस्ट का कोई डिपार्टमेंट जैसे डिफेंस, बैंकिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी आपके यूनियन लिस्ट में आते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट डिफेंस of the country, foreign affairs, banking, communications and currency. So all these subjects are comes under the union list. On the other hand, हम बात करें why only this subject, because we need a uniform policy on this matter throughout the country। ये था यूनियन लिस्ट। अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो जो स्टेट्स आर लोकल इंपॉर्टेंस रिलेटेड, जैसे पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन मतलब सिंचाई, तीन सब का जो पार्ट हुआ ये हुआ स्टेट लिस्ट। जुडिक्शन ये डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, तो हर राज्य का जुडिक्शन डिफरेंट करता है। वही अगर हम कंकरेंट लिस्ट की बात करें जहां पे स्टेट लीड भी लीड कर सकता है या यूनियन लिस्ट भी कर सकता है, मतलब
राज्य सरकार का भी होता है अधिकार और केंद्र सरकार का भी। सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, adoptions and successions, so these are the subjects जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही नियम कानून बना सकते हैं या उस पे नई नई पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। सो व्हाट हैपेंस इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, अगर क्या हो कि राज्य और केंद्र दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, ठीक है ना। तो यूनियन गवर्नमेंट की जो लॉ होगा उसी को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा। Who can make law on this subject? The union government alone can make law on this subject. तो यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन मतलब केंद्र सरकार ही लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट और कॉन्क्रीट में दोनों। सो डिड यू नो, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं कि यूनियन लिस्ट में होता है 97 सब्जेक्ट। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लिस्ट आर देयर इन यूनियन, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 97। वहीं अगर हम स्टेट की बात करें तो ये होता है 66, दैट इज 66। वही हम कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो ये होता है 47 सब्जेक्ट। तो ऐसे याद रखना 97, 66 एंड 46। ऐसे भी सबसे ज्यादा पावरफुल केंद्र सरकार तो उसका संख्या ज्यादा है, तो 97 ऐसे याद रखना है। स्टेट लीड उससे कम होता है तो 66 और 47 जो है ये आपका यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट है रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स। ये क्या होते हैं कि जिसमें तीनों लिस्ट में से जो जिक्र नहीं किया होगा तो रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट होगा। तो द सब्जेक्ट नॉट कवर इन दोज थ्री लिस्ट फॉल अंडर दिस, एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, देयर आर सो मेनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये सब आ जाएंगे आपके रेसिड्यूअरी, मतलब इंटरनेट हम कह सकते हैं। सो हु कैन मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट? द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट। तो ये बहुत बार सीबीएसई में पूछा हुआ है कि रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने के लिए राइट्स किस कौन से गवर्नमेंट का होता है, तो राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। Next are, not all states in India have an identical power. Some states enjoy special status. For example, states such as Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh, and Mizoram enjoy special power under certain provisions of Constitution of Article 371 due to their peculiar social and historical circumstances, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्टेट्स है जिसके तहत यहाँ पे स्पेशल राज्य का इन पर दर्जा दिया गया था। सो दैट्स वाई आर्टिकल 371 के तहत ये असम हो गया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इनके पास स्पेशल पावर होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 371। This special power are specifically enjoy in relation to the protection of land rights of indigenous peoples, their culture and also preferential employment in government service। तो यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक आते हैं और कभी कभी क्या होता है कि जो नेबर कंट्री होते हैं ये क्लेम करते हैं और वार जैसा सिचुएशंस भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब तक केंद्र सरकार के अगर अधिकार ना हो तो ये एरिया खतरे में आ सकती है, ठीक है। दैट्स वाई ये यूनियन लिस्ट इसे लीड करता है। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर। तो जो लोग है भारतीय नहीं है तो लोग कभी भी खरीद नहीं सकते। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट्स, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे अगर कोई नागालैंड का अगर वासी नहीं है तो वहां पे जमीन खरीद नहीं सकता, ठीक है। तो ये आर्टिकल 371 ये सब चीज दर्शाया गया। So there are some units of the Indian Union which enjoy very little power. So these are too small to become an independent state, but which could not be merged with any of the existing states. कहा गया है कि कुछ ऐसे यूनिट्स हैं इंडिया में जो जिनके पास बहुत कम पावर है, तो ये छोटे छोटे जो होते हैं ये बढ़ के एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाते हैं, लेकिन इनका क्या होता है ये मर्ज नहीं कर सकते और एक एग्जिस्टिंग स्टेट से नहीं बना सकते। एग्जाम्पल चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ये सब है। चंडीगढ़ देखिए पंजाब हरियाणा का कैपिटल है और ये खुद यूनियन टेरिटरी भी है, लेकिन अब यह अलग से तो नहीं होता है। लक्षद्वीप हो गए, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरी, इसलिए इसको कहा जाता है यूनियन टेरिटरी, यूटीज, ठीक है। तो आजादी के समय हमारे देश में सिर्फ 6 यूनियन टेरिटरी थे और 14 स्टेट्स थे, बट नाउ डेज देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। ओके, तो ये फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। This territory do not have the power of states. The central government has special power in running these area. तो ये टेरिटरीज के पास कुछ पावर नहीं होता है स्टेट्स को गवर्न करने के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है ये जो यूनियन टेरिटरी वाले स्टेट्स हो गए इनको लीड करता है। सो हाउ टू बिकम चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, ठीक है।
तो हम इसमें बदलाव कैसे ला सकते हैं? पहला चीज, शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान की मूल संरचना पर ही आधारित है। सो द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ऑन चेंजेस दिस अरेंजमेंट। सो देर आर टू स्टेप्स टू मेक चेंजेस। तो दो तरीका होते हैं। पहला चीज, एनी चेंजेस टू इट हैज द बी फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेजोरिटी। मतलब कुछ भी अगर हमें बदलाव करना चाहे, बाउंड्री, कैपिटल, तो हमें पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज, दैट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा के 2/3 मेजोरिटी वोट चाहिए, दैट मीन्स 66% से ज्यादा, तभी आप किसी भी नए नियम को लागू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्लियामेंट चाह जाए तो 28 स्टेट्स को 3 स्टेट्स में बदल देगा, 3 4 जितना मन करे उतना, उसकी बाउंड्रीज, कैपिटल, वो सब चेंज करने के राइट्स होते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशंस क्या है कि 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, दूसरा नियम ये कह रहा है कि देन इट हैज टू बी रेटिफाइड विद द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। तो इसे मॉनिटरिंग के लिए लेजिस्लेचर के पास दिया जाएगा, जो कि हाफ ऑफ टोटल स्टेट से देखा जाएगा कि हाफ ऑफ मेजोरिटी ज्यादा बता पा रहा है या नहीं। रोल ऑफ जुडिशरी, देखिए कोई भी नियम कानून बनता है ना तो 3 रीडिंग से पास होता है। ठीक है, तो पहला रीडिंग होता है इंट्रोडक्शंस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपको करना है और उसमें सर्कुलेट करना है, इंट्रोडक्शन एंड सर्कुलेट। तो दोनों हाउसेस को सर्कुलेट करके इंट्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा में डिस्कशन एंड डिबेट होता है। और तीसरा रीडिंग में ये आपके जितने भी हायर अथॉरिटी होते हैं हाउसेस को, उससे कंसेंट लिया जाता है, फाइनली प्रेसिडेंट के कंसेंट से। ठीक है, तब जाके कोई बिल से एक्ट में पास होता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ जुडिशरी। यहाँ पे जुडिशरी का क्या रोल प्ले है? सो ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर। तो कैसे संविधान का अकॉर्डिंगली ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं, और इसके प्रक्रिया क्या है, ये सब चीज को देखने के लिए। ऑन द अदर हैंड, डिस्प्यूट्स अबाउट डिवीजन ऑफ पावर सेटल बाय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। कोई भी अगर हाई कोर्ट, लोकल गवर्नमेंट के बारे में अगर डिस्प्यूट्स आता है तो वो वहां पे बैलेंस करने का काम हायर अथॉरिटी, दैट मीन सुप्रीम कोर्ट करता है। द हाई कोर्ट स्टैंड्स एट द हेड ऑफ स्टेट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हाई कोर्ट होता है ये स्टेट लेवल के जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करता है। ऑन दी अदर हैंड, सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्स होती है ये होती है आपकी फुल फाइनल, मतलब इसके बाद आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट वन, वेयर डज द गवर्नमेंट गेट द मनी टू डू वेलफेयर इन स्टेट। तो सरकार को ये पैसा मिलता कहाँ है? द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास राइट्स है कि वो जनता पे अलग अलग प्रोडक्ट्स मटेरियल पे टैक्स इम्प्लीमेंट करके वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो दिस हेल्प देम टू कैरी आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही चीज है जो उन्हें एक जिम्मेदार सरकार बनाता है, जो कि वो आंसरेबल होते हैं पीपल के, कि वो जनता से टैक्स के फॉर्म में जो भी रेवेन्यू जनरेट किए उन सबको उन्होंने कहाँ खर्च किया, तो जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं, और जो कि फरवरी मंथ में इंट्रोड्यूस किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। सो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की डेट में हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट इज, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। तो फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है? द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। The constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient। कहा गया है कि जो संवैधानिक विचारधारा है ये जरूरी है फेडरलिज्म को एक अच्छा बनाने के लिए, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं हो पाता है। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। ठीक है, तो जो रियल सक्सेस है आपके फेडरलिज्म का हमारे देश में, ये होता है कि लोकतंत्र का स्वभाव पॉलिटिक्स की ओर क्या है। सो इस ये 2-3 बातों को इंश्योर करता है। पहला चीज, द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। दूसरा, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। थर्ड वन, डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकेम शेयर आइडियल्स इन आवर कंट्री। सो एक एक करके देखते हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट, तो हमारे देश में ज्यादातर जो राज्य का निर्माण हुआ है वो भाषा के आधार पर हुआ है। ठीक है, हमारे देश में 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, और वहीं अगर हम कल्चरल लैंग्वेज की बात करें तो पहले 6 था, अभी 5 और ऐड हो गया, तो डेट में 6 + 5 11 हो गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज अलग है, कल्चरल लैंग्वेज अलग है, और हमारे देश का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा भाषा जो बोली जाती है हिंदी, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से सब में वर्क होते हैं भाषा, वो इंग्लिश ज्यादा यूज होते हैं। तो ये कि क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट इन मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। हमारे देश में ज्यादातर जो राज्यों का निर्माण हुआ है
ये भाषा के आधार पर, जैसे कि बंगाल में बंगाली लोग बोल रहे हैं, ठीक है, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, बट इन दी एंड ऑल वी आर द इंडियंस, तो लास्ट में सभी इंडियंस हैं। तो सिंस 1947 टू 2022 नंबर ऑफ ओल्ड स्टेट वैनिश एंड न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड। आजादी के समय सिर्फ 14 स्टेट्स थे, ठीक है, और आज के डेट में 28 स्टेट, मतलब दुगना स्टेट्स यहाँ पर राइज हो गए। तो ये अधिकार जो है स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, इन सब का हमारे संविधान के शुरुआत के आर्टिकल में जिक्र किया है, जो कि है आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक का। So this was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. ये बात इंश्योर करता है कि जो लोग सेम भाषा बोलते हैं वो सेम स्टेट में रह सकते हैं। So some states were created on the basis of cultural ethnicity and geography. तो ज्यादातर स्टेट का वेशभूषा, भाषा और खान पीन के बेसिस पर हुआ है, तो वही चीज बताया गया है। तो दिस इंक्लूड स्टेट लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड, ये सब स्टेट्स ही हैं। नेक्स्ट वन, सो व्हेन द डिमांड्स फॉर द फॉर्मेशन स्टेट, जब नए नए स्टेट्स की फॉर्मेशन की बात होती है, ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सम नेशनल लीडर्स फेयर दैट इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। तो ज्यादातर देशवास जो शुरुआत के लोग संविधान बनाए थे, जो लीडर्स थे, वो इस बात से उनको डर लगा था कि कहीं लोगों में आपस में मन मुटाव न हो, लोग डिसइंटीग्रेट न हो, ठीक है। बट रियलिटी ये है कि अभी भी सभी इंडियंस मिलजुल कर रहते हैं, और आर्टिकल 19 के तहत सभी इंडियंस को ये राइट्स दिया गया है कि किसी भी स्टेट्स में आ जा कर सकते हैं, राइट टू फ्रीडम। The central government resisted linguistic states for some time, but the experience has shown that the formation of linguistic state has actually made the country more united. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्ट करता है लिंग्विस्टिक स्टेट कभी कभी, लेकिन एक्सपीरियंस ये चीज बताया गया ऑल ओवर, मतलब आजादी से लेकर अभी तक है, कि द फॉर्मेशन लिंग्विस्टिक स्टेट हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड, तो लोगों को और यूनाइटेड कर दिया। इट हैज आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर, जो कि लोगों को प्रशासन को चलाना और आसान हो गया है। सो आपको यहाँ पे देखिए दो मैप बताए गए, इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन। पार्टीशन के पहले कुछ ऐसा दिखता था इंडिया, ठीक है, और आफ्टर पार्टीशन हमारे इंडिया का कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया, जो कि इतने स्टेट्स में बटे हुए हैं। लिंग्विस्टिक पॉलिसी, अच्छा, तो 8वां यूनियन टेरिटरी, इसको याद करने का एक ट्रिक आपको बताते हैं, बहुत ही मजेदार ट्रिक है, इसको देखते हैं। ये ट्रिक का नाम है आपका ट्रिक्स टू रिमेंबर यूटी ऑफ इंडिया, ठीक ना। तो ये 8 यूनियन जो टेरिटरी है आपके, इसको 8वां याद करने का ट्रिक ये है कि दादी आप जल्दी चलो, ठीक है। यहाँ पे से दा से होगा दादर एंड नगर हवेली, दी से दिल्ली, आ से अंडमान निकोबार, प से पुडुचेरी, ज से जम्मू कश्मीर, लदी से लद्दाख, च से चंडीगढ़, ल से लक्षद्वीप। तो ये बहुत मजेदार ट्रिक है, आपको 8वां यूनियन टेरिटरी को याद करने का ट्रिक, ठीक है। वही हम दादर एंड नगर हवेली, इसकी अगर कैपिटल की बात करें तो ये है आपका सिलवासा। दिल्ली का खुद कैपिटल दिल्ली ही होता है। अंडमान निकोबार का पहले पोर्ट ब्लेयर हुआ करता था, अभी हो गया श्री विजयपुरम। पुडुचेरी का पुडुचेरी ही। जम्मू कश्मीर का दो होता है, एक समर और एक विंटर। समर जो होता है ये श्रीनगर, और विंटर होता है जम्मू। लदी मतलब लद्दाख, इसका कैपिटल होता है ले। च से चंडीगढ़, इसका भी सेल्फ कैपिटल होता है, चंडीगढ़ ही होता है। और लक्षद्वीप का होता है आपका कावरती। ये थे 8 ही यूनियन टेरिटरी को याद करने के ट्रिक्स। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक पॉलिसी। सो अ सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। तो दूसरा जो चुनौती वाला भाषा था वो था लैंग्वेज पॉलिसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। So Hindi was identified as the official language, but Hindi is the mother tongue of only about 40% of Indians. ये ऑफिशियल तो ज़्यादातर इंडिया में बोला जाता है, लेकिन इन्हें सिर्फ 40% ही इंडियंस बोलते हैं। और आप साउथ में चल जाए तो ज़्यादातर वहाँ लोग रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं। नागालैंड ऐसा स्टेट है जहाँ पे इंग्लिश बोला जाता है। Therefore, they were mainly safeguard to protect other language. Thus, we have two official language, Hindi and English. तो
दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी एंड इंग्लिश। सो बिसाइड्स हिंदी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 21 लैंग्वेज एज शेड्यूल लैंग्वेज, जो कि 22 होते हैं। और अगर हम हिंदी वाज कंसिडर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, मतलब सबसे ज्यादा भाषा बोले जाने वाली जो भाषा है ये आपके यही है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी वन लैंग्वेज एज द नेशनल लैंग्वेज। ना कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता है वो नेशनल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करे। ठीक है। सो अ कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन कंडक्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी लैंग्वेज, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज जो 22 भाषा है, वो अगर नेशनल लेवल का कोई भी एग्जामिनेशन है तो उसमें वो भाषा को सिलेक्ट करके परीक्षा को दे सकता है। स्टेट टू हैव देयर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो स्टेट्स का भी अपना एक ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। जैसे केसेस ऑफ 1965 का केस को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज स्टॉप इन 1965। मतलब 1965 में ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था कि इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पस के लिए रोका जाएगा। मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। जो ऐसा स्टेट जो हिंदी नहीं बोलते जैसे साउथ वाले, तो वो डिमांड कर रहे थे कि इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाना चाहिए। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टू का वायलेंट फॉर्म, तो साउथ के तमिलनाडु में सबसे ज्यादा ये वायलेंटली बढ़ गया। तो रिजल्ट ये हुआ द सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री टू कंटिन्यू टू द यूज ऑफ इंग्लिश अलोंग विद द हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। तो आगे चल के ये भी किया गया कि इंग्लिश भी रहेगा हिंदी भी रहेगा। अब देखिए इंग्लिश हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों पड़ जाता है, क्योंकि देखिए किसी भी इंडियंस के लिए पॉसिबल नहीं है ना कि इंडिया के वो सभी स्टेट्स के लैंग्वेज को बोल पाए। इसलिए हिंदी जो है कॉमन, या हम कह सकते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरह बिहेव करता है या ग्लोबल लैंग्वेज की तरह बिहेव करता है, जहाँ पे सिर्फ हम इंडियंस के अलग अलग स्टेट्स के लोगों के साथ बात नहीं कर सकते हैं, अलग अलग कंट्री के लोगों के साथ भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग के सेंस में हो, एजुकेशन के सेंस में हो, या लीडरशिप के सेंस में हो। सो द रिजल्ट द सेंट्रल, ये तो बता दिया आपको। मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग इलाइट। तो बहुत लोगों ने लगा कि इंग्लिश स्पीकिंग इलाइट के लिए फेवर में गया। तो प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सरकार ने दोनों को ऑफिशियल एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज कंसिडर किया कि हिंदी और एक इंग्लिश। So promotion does not mean that the central government can impose Hindi on states where people speak a different language. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई अगर साउथ बोल रहा है तो वहाँ पे हिंदी बोलना कंपलसरी है। The flexibility shown by Indian political leaders help our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself. हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स ने जो काम किया था वो बाकी कॉन्फ्लिक्ट से बचाता है हमें, जैसा कि श्रीलंका में देखने को मिला था। मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन ईच स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे देखिए जितने भी नॉर्थ इंडिया में ब्रदर देखिएगा यहाँ पे हिंदी बोला जाए, जैसे आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल, ये सब स्टेट्स जहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है। शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। सो असामीज में प्रोपोर्शन ऑफ स्पीकर, असामी भाषा बोलने वाले 1.26%। ठीक है। वहीं बंगाल में 8.03% बंगाली भाषा बोलने वाले लोग हैं। बोडो 0.21%, गुजराती 4.58%, हिंदी जो है 43.63% लोग बोलते हैं। कनाडा 3.61, कश्मीरी 0.56, कोंकणी 0.19, मैथिली 1.12, मलयालम 2.88, मणिपुरी 0.15, मराठी 6.86, नेपाली 0.24, ओडिया 3.10, पंजाबी 2.74, संस्कृत है हालांकि उत्तराखंड के एक ही गांव में बोला जाता है तो यहाँ पे बहुत कम है तो नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है। संताली 0.61, सिंधी 0.23, तमिल 5.70, तेलुगु 6.70, उर्दू 4.1। मीन्स ऑल ओवर डेटा में एक चीज हमें दिखाया जा रहा है कि मेजोरिटी ऑफ स्पीकिंग पीपल जो है हिंदी है। ठीक है। सो दीज आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग द डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन ऑल ओवर द इंडियन। So center-state relation. So restructuring the center-state relations can strengthen federalism in practice. For a long time, one party ruled both the center and its most states. This means that the state government did not exercise their right as autonomous federal units. So the center tried to undermine the power of state, which was ruled by different party. In those days, the central government
would often misuse the constitutions to dismiss the state government that were controlled by rival parties. This undermined the spirit of federalism. तो यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कुछ रिलेशनल फैक्ट्स को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे ये कहा गया है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन को अगर स्टेट किया जाए तो ये फेडरलिज्म की प्रैक्टिस को बढ़ाता है। अगर लंबे समय से बात किया जाए तो वन पार्टी रूल बोथ द सेंटर एंड इन मोस्ट स्टेट, जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक ही पार्टी केंद्र में भी लीड करता है ज्यादातर स्टेट में, जैसे कि आज हमारे करंट है बीजेपी जो है केंद्र में भी उसकी सरकार है और इंडिया के ज्यादातर स्टेट्स में भी है। सो दिस मीन्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार तो एक ही पार्टी का है तो वो चाह के भी अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। तो द सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट विच वाज रूल्ड बाय द डिफरेंट पार्टी। जो जो अलग अलग स्टेट में जहाँ पे उनकी सरकार नहीं है उस पार्टी का, तो उसके लिए अलग अलग रिस्ट्रिक्शन ला सकते हैं। इन दोज डे द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफ्टन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। तो जहाँ पे उनकी सरकार नहीं है वो अपने पावर का मिसयूज करने लगे। दैट वर कंट्रोल बाय राइवल पार्टी। तो यही था कि आगे चलकर राइवल पार्टी बन गया। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तो यही सब चीजें जो फेडरलिज्म के स्पिरिट को हिलाता है। बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। अब देखिए कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है ना कि सरकार बनने के बाद अगर लोगों को मेजोरिटी प्रूफ नहीं हो पाता है तो लोग गठबंधन की सरकार बनाते हैं, इसी को हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो आफ्टर 1990 राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री, एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट बिगेन एट द सेंटर। 1990 में अलग अलग रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज स्टेट इमर्ज होने लगते हैं। यही वह समय था कि आगे चलकर गठबंधन की सरकार बनने लगती है केंद्र में भी। सो सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, लोकसभा में 543 सीट्स पे चुनाव हो रहा है, 272 सीट जो पार्टी लाएगा उसी की रूलिंग पार्टी बनेगा, उसी पार्टी के लोग किसी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, लेकिन कोई नहीं ला पा रहा है। तो उस समय से क्या हुआ कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है ये ज्यादा हाईलाइट में है। वही चीज बताया जा रहा है आपको। सो द मेजर नेशनल पार्टीज had to enter into an alliance with many parties including several regional party to form a government at the center। ये रीजन था कि छोटे छोटे लोग पार्टी मिलकर ग्रुप बनाए जिसके कारण उनकी मेजोरिटी प्रूफ आए और वो केंद्र में अपनी सरकार बना पाए। तो दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी of the state government. So this was seven supported by Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state government in an arbitrary manner। यही रीजन था कि सुप्रीम कोर्ट इन चीजों में हस्तक्षेप किया और डिफिकल्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन आर्बिट्री मैनर। तो अगर कोई दल बदल रहा है इधर से उधर जाने का तो उनकी पुराना जो मेजोरिटी है ये खत्म होगा, तो आगे चलकर दल बदल कानून भी लागू किया जाता है। अलायंस कोलिशन दोनों को सिंपली समझिए। अलायंस क्या होता है, चुनाव के पहले जो पार्टी बनाया जाए तो वो अलायंस हुआ, और कोलिशन क्या होता है कि अगर किसी मेजोरिटी प्रूफ नहीं हो पा रही है बाकी दूसरे पार्टी के साथ अगर लोग मर्ज हो रहे हैं तो ये कोलिशन गवर्नमेंट। तो अलायंस मतलब व्हेन टू और मोर पार्टी जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन इज नोन एज अलायंस। अकॉर्डिंग कोलिशन वो होता है कि व्हेन टू पार्टी विंस मेजोरिटी देन टू और मोर पार्टीज जॉइन हैंड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, मतलब जो अपनी बहुमत को साबित करना चाहते हैं। जैसे एनडीए हुआ, यूपीए हुआ, ये सब अलायंस पार्टी हुआ। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एग्जांपल बीजेपी एंड लेफ्ट पार्टी। तो ये कोलिशन गवर्नमेंट हुआ है। जैसे 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को सिर्फ 2 सीट्स मिले थे, तो 242 पे तो उनकी सरकार नहीं बनेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे जैसे जेडीयू हुआ, फिर साउथ का पार्टी, इन सभी ने सपोर्ट किया जिसके कारण उनकी सरकार बन पाई। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। मतलब यहाँ पे हमें पावर को कैसे केंद्र की पावर को अलग अलग छोटे छोटे लेवल पर बांट रहे हैं। तो ये बेसिकली हम इसमें लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें कुछ भी डाउट है तो अब आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक बताएं, आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, अ वास्ट नेशन हैज इंडिया कैन नॉट रन ओनली थ्रू 2 टायर्स। बहुत बड़ा जो देश है इंडिया ये अकेले 2 टायर्स से नहीं लड़ सकता। तो द स्टेट इन इंडिया आर हाईली पॉपुलेटेड एंड आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। देयर इज अ दस नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दिस स्टेट। तो ये रीजन है कि पावर शेयरिंग किया जाने लगा। तो दिस इज द रेशनल फॉर अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, दस रिजल्टेड अ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। तो आगे चल के लोकल गवर्नमेंट आया। तो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जब पावर को केंद्र और राज्य सरकार से भी
बांट के अगर छोटे छोटे लेवल पे बांटा जाए तो यही होता है डिसेंट्रलाइजेशन। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर बांटा गया लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट दो भागों में होता है, एक होता है गांव के लिए, एक होता है शहर के लिए। तो गांव के लिए रूरल एरिया, शहर के लिए अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल होते हैं, नगर पंचायत होते हैं। वहीं रूरल एरिया गांव की क्षेत्र की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत और विलेज पंचायत होते हैं। इसको एक एक करके समझते हैं। तो बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन करने का मेन आइडिया क्या था कि लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आर बेस्ट सॉल्व एट द लोकल लेवल। अब मान लीजिए कि किसी का कोई जमीन हड़प लिया, किसी का कोई पैसा ले लिया, या कोई फैमिली डिस्प्यूट्स क्रिएट्स हुए, तो उसको लोकल लेवल पे मुखिया सरपंच इससे बनाया जाता है, जिसके कारण वो छोटे छोटे मसले को सॉल्व करें। सो पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। लोगों को लोकल लैंग्वेज आएगा, लोकल लोगों को लोग सपोर्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, तो उसके बेसिस पे लोग डिसीजन ले पाएंगे। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर इफिशिएंटली। ठीक है, तो इसलिए उनको बेटर आइडिया है कि मनी का कैसे सदुपयोग किया जाए और कैसे उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। सो एट द लोकल लेवल देयर इज अ डायरेक्ट participation of people in decision making which help to inculcate a habit of democratic participation। तो लोकल लेवल में भी लोगों को ये भावना सिखाया गया कि कैसे वो एक डेमोक्रेटिक है, जो देश है लोकतांत्रिक देश है, उसमें भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गांव के लोग भी। तो लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो सबसे अच्छा तरीका है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रियलाइज करने का। अब देखिए 1992 से पहले कंडीशंस क्या था। सेवरल अटेम्प्ट्स वर मेड टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ विलेज एंड टाउन। तो बहुत अटेम्प्ट लिए गए थे कि डिसेंट्रलाइज किया जाए, गांव लेवल और टाउन लेवल पे बांटने के लिए। तो पंचायत इन विलेज एंड म्यूनिसिपैलिटी इन अर्बन एरियाज वेर सेट अप इन ऑल स्टेट्स, बट दिक्कत क्या था, डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये सभी राज्य सरकार के अंदर ही कंट्रोल था। इलेक्शन टू दिस लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलर। ये इलेक्शन हमेशा बार बार नहीं हो पा रहा था। सो लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्स फॉर देयर ओन। इनके पास पूरा पावर नहीं था, रिसोर्स नहीं, देखो अपना यूज कर सके। दस देयर वाज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स। बहुत कम देखने को मिला। आगे चलकर अ मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। सो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज
यस, सो ये सब इसके मेन रीजंस होते हैं। वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस हैज इंक्रीज, इनमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होती है, एंड देयर इज अ लॉन्ग वे टू अचीव द आइडियल्स ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसकी डिमेरिट्स होती है, एक बार आप इस पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एग्जाम अक्सर पूछ जाते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा और घाटा क्या है। नेक्स्ट है इन चैप्टर कार्टून्स, तो देखिए द स्टेट प्लीड फॉर मोर पावर, ठीक है, ये कार्टून की तरह बताया गया है कि कैसे पावर ऑफ तमिलनाडु स्टेट्स के पास ज़्यादा पावरफुल होते हैं, यदि छोटे छोटे ग्राम पंचायतों को लीड कर रहे हैं। वहीं रनिंग और पॉल्यूशन गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे केंद्र सरकार को बताया गया कि वो लीड कर रहे हैं। एनसीईआरटी के कुछ ये सब क्वेश्चंस आए हैं आपके कि लोकेट द फॉलोइंग स्टेट ऑन अ ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ एंड गोवा। ये सब आपको मैप पे रिप्रेजेंट करना है। सो these are the important questions of the NCERT, लेकिन इसमें हमें कुछ अभी इम्पोर्टेंट क्यूज कर लेते हैं जिसके कारण आपको ये रिवाइज हो जाए। तो देखिए सबसे पहले चीज है फेडरलिज्म क्या है, तो फेडरलिज्म होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पावर एट डिफरेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट, दैट मींस सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, ये चीज होता है। अब आपको एग्जाम में ये पूछेगा कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि कमिंग टुगेदर फेडरेशंस को लीड करता है, ठीक ना। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशंस को लीड करने वाला होता है इंडिया, ठीक है, और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस हो गया आपके अमेरिका। फिर ये पूछेगा कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर वन पार्टी सिस्टम लागू होता है, तो ये होगा चाइना, चाइना होगा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप बताएं कि ऐसा कौन सा कंट्री है, ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लागू किया जाता है, जहाँ पे केंद्र सरकार वाला लागू होता है, ठीक है। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, सिर्फ प्रेसिडेंट ही होता है करता धरता, मतलब वही यूनिटरी पर्सन होता है। इसका राइट आंसर होगा यूएसए, रशिया, ये सब होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक बताइए कि द थ्योरी ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट was first adopted by which country, कौन से कंट्री से अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। योर ऑप्शंस आर यूएसए, सेकंड वन इज द ऑस्ट्रेलिया, एंड थर्ड वन इज द कनाडा, एंड फोर्थ वन इज द नर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो आइडियोलॉजी है ये किस कंट्री से विड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या ना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। Yes. मैंने आपको चैप्टर के बिगिनिंग में बताया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कंट्री का हेड होता है ये होता है प्राइम मिनिस्टर, असली में रियल पावर इनके पास होती है। वही अगर हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो ये पूरे देश का करता धरता यही होता है, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक कंट्री का हेड होता है, एक स्टेट का हेड होता है, ठीक है। रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, नॉमिनल पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। और ये जो आइडियोलॉजी है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये विड्रॉ किया गया है कनाडा से, दैट मींस कैनेडियन मॉडल पे है आधारित, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसए, दूसरा है यूएई, थर्ड वन है यूएसएसआर, ठीक है। इन सभी के फुल फॉर्म बताएं। यूएसए, यूएई और यूएसएसआर, इनके फुल फॉर्म क्या है। यस, यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट होता है यूएई का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और थर्ड वर्ड होता है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रशिया,
ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएई का होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वहीं ऑन दी अदर हैंड यूएसए की बात करें तो यूनियन सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रसिया। ये सब हो गए। अगला क्वेश्चन है आपका कि which article of the Indian Constitution which deals with लोकल गवर्नमेंट। भारत का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो लोकल गवर्नमेंट को डील करता है? Which article of the Indian Constitution that deal with the which article of the Indian Constitution which deals with the local government? ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं। Your option is article number 36, second one article number 37, third one is article number 38 या फोर्थ वन आर्टिकल नंबर 40। ठीक है, तो इसका सही जवाब बताइए कि लोकल गवर्नमेंट के बारे में कौन से आर्टिकल में जिक्र किया गया है। ये सभी क्वेश्चंस आपके पूछा हुआ क्वेश्चंस है। यस, तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 40। तो ये थे आपके पूरे क्लास है फेडरलिज्म के कंप्लीट वीडियो 1 घंटा का। तो आई होप आपको ये अच्छा पसंद हुआ होगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दे जिनका भी नज़दीकी एग्ज़ाम है और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा। तो एक बार कमेंट बॉक्स में इसका रिव्यू आप बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग।